नमस्कार, मैं रचना शर्मा और चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आज शनिवार से 2 दिवसीय सांगठनिक प्रवास पर उत्तर प्रदेश में रहेंगे और वरिष्ठ नेताओं से लेकर बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। नवीन प्रदेश के वरिष्ठ पार्टी नेताओं और पदाधिकारियों के साथ विभिन्न संगठनात्मक बैठकें करेंगे तथा भाजपा जनप्रतिनिधियों, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नेताओं एवं विभिन्न क्षेत्रों की प्रमुख हस्तियों से भी संवाद करेंगे। अगले वर्ष के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा की रणनीति को धार देने और प्रदेश भाजपा की नवगठित टीम के मार्गदर्शन हेतु राष्ट्रीय अध्यक्ष का यह प्रवास अत्यंत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। नवीन संगठन को मजबूती देने के साथ साथ शक्ति केंद्रीय संयोजक सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। केंद्र में प्रदेश भाजपा की नई टीम गठित होने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष का यह उत्तर प्रदेश का पहला दौरा है। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आज सुबह सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान दिन भर बैठकों और मुलाकातों का सिलसिला चलता रहा। इसके अलावा रात्रि का भोजन वह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ करेंगे। कल रविवार को नवीन उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के साथ भी अलग अलग चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यहां नौकरशाही अब नीतिगत पंगुता का शिकार नहीं है, बल्कि पूरी तेजी के साथ विकसित उत्तर प्रदेश के लक्ष्य को हासिल करने के लिए दौड़ने को तैयार है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित भारत की आधारशिला उत्तर प्रदेश बनेगा और इसके लिए प्रदेश के प्रत्येक गांव, कस्बे और वार्ड को आत्मनिर्भर बनना होगा। और उन्होंने कहा कि राजनीतिक नेतृत्व केवल विजन दे सकता है, लेकिन उसे धरातल पर उतारने की पूरी ताकत प्रशासनिक मशीनरी के पास होती है। इसलिए प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण और सकारात्मक कार्य संस्कृति बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि एकल चलो की सोच या टीम को कमजोर करने की मानसिकता से अच्छे परिणाम नहीं मिल सकते, क्योंकि टीम वर्क, सकारात्मक सोच और नवाचार ही सफलता का आधार है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रशासनिक अधिकारियों को लगातार सीखते रहने, तकनीक आधारित सुशासन, संवेदनशील प्रशासन और नवाचार को अपनाने की आवश्यकता है। समाजवादी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी को दिल का दौरा पड़ा, जिसके बाद उन्हें यह सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। राजेंद्र चौधरी दिवंगत मुलायम सिंह यादव के दिनों से पार्टी के प्रमुख चेहरों में से एक रहे हैं। चौधरी की हालत की जानकारी मिलते ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव लखनऊ के अस्पताल में पहुंचे और यादव ने मीडिया से कहा कि डॉक्टरों का एक दल उनके स्वास्थ्य की निगरानी कर रहा है। अभी उन्हें कहीं और ले जाने की बात नहीं है और डॉक्टर की रिपोर्ट के बाद ही कुछ विचार होगा। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आने वाले पूर्व मंत्री चौधरी को देखने के लिए पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता भी अस्पताल आए। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी लेने के लिए सिविल अस्पताल दौरा किया। पाठक के पास राज्य के स्वास्थ्य विभाग का प्रचार है। उप मुख्यमंत्री पाठक ने पत्रकारों से कहा कि वरिष्ठ डॉक्टर उनका इलाज कर रहे हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के हृदय रोग विशेषज्ञों से परामर्श लिया गया है और संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टरों को उपचार और निगरानी के लिए सिविल अस्पताल में बुलाया गया है। जितनी जल्दी हो सकती है हम लोग अस्पताल में उन्हें लेकर के आए। जो उनको प्राइमरी ट्रीटमेंट देना था वो डॉक्टर्स ने देना शुरू कर दिया है और बाकी जितना ट्रीटमेंट होना था उनको ट्रीटमेंट चल रहा है, वो ऑब्जर्वेशन में है। और थोड़ी देर बाद डॉक्टर और जब रिपोर्टें उनके पास आ जाएंगी, जब ईसीजी रिपोर्ट और उनके पास आ जाएगी, उसके बाद पता लगेगा कि कितना उनके स्वास्थ्य में सुधार हुआ है। अभी ईसीजी जो हुई उसमें बेटर है। अभी कुछ देर बाद और जो ट्रीटमेंट के बाद फिर ईसीजी होगी, उससे पता लगेगा कि कितना उनके सुधार आया है। जी, क्या मैदान से ट्रांसफर करने की बात हो गई है? मैदान अभी कोई शिफ्ट होने की बात नहीं है। डॉक्टर्स के परामर्श पे, उनके सुझाव पे भी हम लोग आगे बढ़ेंगे। सर, अभी हालत कैसी है? अभी बेहतर है और पहले से सुधार हुआ है। ईसीजी होने के बाद और पता लगेगा कि सुधार कितना हुआ है। ठीक है। तरह से चिकित्सकों ने उन्हें स्टेबल रखा हुआ है और हम सब ईश्वर से प्रार्थना करते हैं वो शीघ्र स्वस्थ हो। सर, उनको रेफर किया जाएगा या फिर उनका प्राथमिक इलाज? अभी यहाँ पर प्राथमिक इलाज के लिए व्यवस्थाएं चल रही हैं। फिर जैसा भी निर्देश होगा चिकित्सकों का, हम लोहिया में भी पैरेलल एग्जाम किए हैं। लोहिया के जो हमारे एचओडी हैं हार्ट डिपार्टमेंट के, भुवन तिवारी जी, वो यहाँ पर आ गए। देख रेख में उनके इलाज चल रहा है और जैसे ही स्थितियाँ सामान्य होगी इनको हम लोहिया शिफ्ट करेंगे। सर, डॉक्टर ने क्या बताया है? सर, समस्या क्या बताया? अभी उनको कार्डियक अरेस्ट है और लेकिन मतलब स्थितियाँ अभी स्टेबल हैं। ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं शीघ्र स्वस्थ।
अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दान पात्रों से चढ़ावा चोरी के आरोपों वाले मामले में हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में दाखिल जनहित याचिका पर संभवतः सोमवार को सुनवाई होगी। मामले की सीबीआई से जांच कराने समेत चढ़ावे की संपत्ति का कैग से ऑडिट कराने की मांग वाली यह पीआईएल को भी हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में इसी 12 जून को दाखिल किया गया था और समय की कमी की वजह से ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान इस पर सुनवाई नहीं हो सकी। अब यह जनहित याचिका 6 जुलाई के बाद में सूची में न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति जीव मुशुकल खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। स्थानीय अधिवक्ता मोहित अशोक ने व्यक्तिगत रूप से यह जनहित याचिका दाखिल की है। इसमें कथित गबन मामले की जांच समेत केस दर्ज करने के निर्देश भी सीबीआई को देने के कोर्ट से आग्रह किया गया है और याचिकाकर्ताओं का कहना है कि करोड़ों हिंदुओं की आस्था के प्रतीक भगवान श्री राम जी के मंदिर में दान और चढ़ावे की संपत्ति के कथित गबन के आरोपों का मामला अखबारों में छप रहा है। इससे भक्तों की भावनाओं को ठेस पहुंची है। ऐसे में इस प्रकरण की निष्पक्ष जांच और ऑडिट होना आवश्यक है। याचिका में केंद्र राज्य सरकार के सतर्कता विभाग के प्रमुख सचिव, सीबीआई के निदेशक कैग्स और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को इसके चेयरपर्सन के माध्यम से पक्षकार बनाया गया है। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले से सनसनीखेज खबर सामने आई है। यहां महिला ने पति की हत्या कर शव को बाथरूम में दफना दिया और उसके ऊपर में मिट्टी डालकर फर्श करा दिया। पति के शराब पीकर झगड़ा करने से तंग आकर महिला ने खीर में नींद की गोलियां मिला दी। हत्याकांड के 1.5 महीने बाद खुलासा हुआ। दरअसल हत्या के 1.5 महीने बाद पुलिस बुधवार को एक पुराने मामले में सत्यापन के लिए सुरेंद्र के घर पहुंची तो पुलिस को देखकर पत्नी रूबी घबरा गई और शुक्रवार को उसने अपने जेठ अनिल को बुलाया और घटना की जानकारी दे दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने फर्श खोदकर सुरेंद्र का कंकाल बरामद करते हुए रूबी को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि पुलिस को शक है कि घटना में कोई और भी शामिल हो सकता है। एक अकेला व्यक्ति इस पूरी घटना को अंजाम नहीं दे सकता। मौके पर पहुंची पुलिस ने बाथरूम का फर्श खोदकर कंकाल बरामद किया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही हत्या की प्राथमिकी दर्ज कर ली है और आरोपी रूबी से पूछताछ की जा रही है। दिनांक 26/5/2026 को थाना सिकंदरा पे एक सुरेंद्र शर्मा नामक व्यक्ति की गुमशुदगी दर्ज की गई। इस गुमशुदगी के क्रम में पुलिस द्वारा जांच की गई तो ये पाया गया कि मृतक की पत्नी द्वारा ही मृतक को मार के अपने बाथरूम में गाड़ दिया गया है एवं फर्श बनवा दी गई है। पुलिस द्वारा विधिक कार्रवाई करते हुए बाथरूम की फर्श तोड़ी गई एवं शव को बरामद किया गया। शव को पंचायतनामा करके पोस्टमार्टम हेतु मॉर्चरी भेज दिया गया है और अभियुक्ता को, जो कि मृतक की पत्नी है, उनको हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। अन्य विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। यूपी के मेरठ में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर निशा चौहान की हत्या का मामला सामने आया है। निशा को पति ने चाकू से गोद कर मार डाला। बीच बचाव में निशा का बेटा भी घायल हो गया। पति ने खुद को भी चाकू मारकर जान देने की कोशिश की। उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने निशा के भाई अंकित की तहरीर पर प्रदीप चौहान, उसके चचेरे भाई विकास और मामा के बेटे राहुल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच प्लॉट के बेनामे और गली में गेट लगाने को लेकर विवाद हुआ था। आरोप है कि प्रदीप निशा के शरीर पर उसकी मौत होने तक वार करता रहा। बचाव में आए दंपत्ति के 17 वर्षीय बेटे देव के हाथ में भी चाकू लग गया। पूरी वारदात घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। प्लॉट नाम कराने के विवाद में प्रदीप ने निशा की हत्या की है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। नामजद विकास और राहुल को तलाशा जा रहा है। थाना सरूरपुर के हर्रा इलाके से एक महिला के घायल होने की सूचना प्राप्त हुई थी। इसमें तत्काली जो है मौके पर टीम पहुंची थी। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा घटनास्थल निरीक्षण किया गया था। इसमें ये ज्ञात हुआ है सीसीटीवी चेक करने के बाद और पूछताछ करने के बाद कि जो महिला है निशा चौहान, इसी का जो पति है प्रदीप चौहान, किसी बात को लेकर इन दोनों के बीच में काफ़ी दिनों से जो है रंजिश चल रही थी और कहासुनी चल रही थी। इसी द्वेष में आके कल रात्रि को जो प्रदीप है, इसका पति है, इसने चाकू से इस महिला पर वार कर दिया, जिसके साक्षी इसके जो बच्चे हैं वो भी हैं और इसमें इस महिला की मृत्यु हो गई, जिसकी बॉडी को पोस्टमार्टम हेतु मॉर्चरी भिजवाया गया है। और इसके बाद प्रदीप ने खुद पर भी वार किया, सीने पर इसने उसी चाकू से वार किया और इसको भी इलाज हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया और थाना सरूरपुर पर इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाए। सर, किस बात को लेकर कहासुनी चल रही थी? देखिए, ये ज्ञात हुआ पूछताछ में कि इन दोनों के बीच में जो है काफ़ी दिनों से एक दूसरे से कोई रंजिश, जो लैंड का कोई विवाद था, उसको लेके एक दूसरे से रंजिश चल रही थी। उसी को लेके कल ये जो है घटनाक्रम हुआ। सर, ये जो व्यक्ति है आरोपी, ये क्या करते थे और महिला का क्या इन्फ्लुएंसर ही है, यूट्यूबर है वो? इसमें जो महिला है, जो हमारी मृतिका है, इसका वहीं पर थाने पर हर्रा क्षेत्र में जो है ब्यूटी पार्लर की दुकान थी, वहाँ पर शॉप थी और इसकी जो सोशल मीडिया में भी प्रेजेंस बताई जा रही है। और जो इसका पति है प्रदीप चौहान, ये लेबर का काम करता था, एसी मरम्मत का काम किया।
थाना क्षेत्र अंतर्गत मेहरा का पूर्वा चक्र दाऊद नगर में 9वीं की छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। कमरे में उसका शव फंदे से लटका मिलने से घर में कोहराम मच गया। मौके पर पहुंची नैनी पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। नैनी थाना क्षेत्र के मेहरा का पूर्वा निवासी 15 वर्षीय पायल पुत्री अरविंद विश्वकर्मा कक्षा 9वीं की छात्रा थी और उसके पिता क्षेत्र में साइकिल पंचर की दुकान चलाते हैं। परिजनों के अनुसार घर पहुंचने पर उन्होंने पायल को खपरेल वाले कमरे में लोहे की रोड से दुपट्टे के सहारे लटका देखा। यह दृश्य देखकर परिवार में चीख पुकार मच गई और तत्काल पुलिस को सूचना दी गई। सूचना पर नैनी इंस्पेक्टर ब्रजकिशोर गौतम पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर आवश्यक साक्ष्य जुटाए और शव को कब्जे में लेकर आगे की वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस का कहना है कि प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है। हालांकि मृत्यु के वास्तविक कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही चल सकेगा। पुलिस सभी पहलुओं का ध्यान में रखकर मामले की जांच कर रही है। लखनऊ में हुए भीषण अग्निकांड के बाद शासन के निर्देश पर सहारनपुर में फायर सेफ्टी को लेकर सतर्कता बढ़ा दी गई है। इसी क्रम में जिला अस्पताल के महिला विंग में अग्निशमन विभाग ने मॉक ड्रिल आयोजित कर अस्पताल स्टाफ को आग से बचाव और आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण दिया। अग्निशमन अधिकारी प्रताप सिंह ने बताया कि भीड़भाड़ वाले स्थानों पर लगातार निरीक्षण और मॉक ड्रिल कराई जा रही है। जिला अस्पताल के भू मंजिला महिला विंग में आयोजित इस अभ्यास के दौरान अस्पताल के सीएमएस और पूरे स्टाफ ने सहयोग किया। कर्मचारियों को फायर सेफ्टी उपकरणों का संचालन कराकर उनका व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया। साथ ही निर्देश दिए गए कि सभी उपकरण हमेशा कार्यशील स्थिति में रहे। हर 15 दिन में उनकी जांच कर रिकॉर्ड तैयार करें ताकि किसी भी आगजनी की घटना के दौरान समय रहते उनका प्रभावी उपयोग कर जनधन को हानि से रोका जा सके। क्योंकि अभी पीछे लखनऊ में बहुत भीषण अग्निकांड हुआ है जिसमें जो वहाँ कंप्यूटर का जो सेंटर था उसमें बच्चों की दुखद मृत्यु हुई है। उसी के बाद लगातार शासन से निर्देश प्राप्त हो रहे हैं कि जब ऐसी स्थिति ऐसे स्थल जहाँ पे भीड़ भाड़ रहती है वहाँ को चेक किया जाए और उनको वहाँ मॉक ड्रिल कराई जाए, लोगों को ट्रेंड किया जाए, प्रशिक्षित किया जाए। आज इसी क्रम में हमारे द्वारा जो सहारनपुर में हमारा चिकित्सालय है, इसी महिला जो विंग जो है जो बहुमंजिला है, इसमें हमारे द्वारा आज जो है मॉक ड्रिल कराई गई है और इसमें पूरे जो यहाँ का स्टाफ है और हमारी जो सीएमएस मैडम है इनका पूरा सहयोग प्राप्त हुआ है। और आग बुझाने के जो उपकरण लगे हैं वो ये अस्पताल के स्टाफ के द्वारा ही चलाकर उनको बताया गया, प्रशिक्षित किया गया है और इनसे अनुरोध किया गया है कि इनको लगातार कार्यशील दशा में रखें और इसका इसका रिकॉर्ड बना लें। 15 दिन में सब उपकरणों को लगातार चलाते हैं जिससे किसी भी आकस्मिक आवश्यकता पड़ने पर उनको समय रहते हम उनका प्रयोग कर सकें, बड़ी जनधन हानि को रोका जा सके। फिलहाल उत्तर प्रदेश के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।